हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे SAP GUI मतलब SAP का जो सॉफ्टवेयर होता है और प्रैक्टिस सर्वर के बारे में कि आप कैसे SAP प्रैक्टिस कर सकते हैं। SAP प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये सारा चीज़ हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है SAP का GUI, यानी कि SAP का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए देखते हैं SAP का सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है। तो SAP का सॉफ्टवेयर नॉर्मली हमारा यहाँ पे मैंने इसको मिनिमाइज करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SAP का लॉग ऑन करके एक इसका सॉफ्टवेयर आता है जिसका आइकॉन ऐसे SAP लॉग ऑन करके रहता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमको जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिलेगा। ये स्टार्टिंग पेज है। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ क्लाइंट क्लाइंट मतलब हमारा जो सर्वर है, मतलब हम जो सिस्टम में प्रैक्टिस करेंगे उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस का जो क्लाइंट है नॉर्मली वो 800 का यहाँ पे क्लाइंट मेंशन होगा। यहाँ पे क्लाइंट नंबर जो है वो 800 है। 800 नॉर्मली आईडेस का क्लाइंट होता है, इसको आईडेस बोलते हैं। और ये जो रहता है ये प्रैक्टिस के लिए रहता है। और जैसे रियल टाइम में हमारा क्लाइंट जो है उसको कॉन्फ़िगर हम लोग करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट रहता है, जैसे कि आपका डेवलपमेंट के लिए एक अलग क्लाइंट रहता है, और आपका टेस्टिंग के लिए या फिर आपका जो ट्रायल के लिए उसके लिए एक अलग सा क्लाइंट रहता है। और एक प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे हमारा सिस्टम काम करता है, जहाँ पे हमारे यूज़र्स जो कि एंड यूज़र्स होते हैं वो काम करते हैं, तो वो उनके लिए एक और अलग सा क्लाइंट जो है वो रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो 800 है। और यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा यहाँ पे लॉगिन करके काम करने के लिए। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। नॉर्मली सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते बिना इसके सर्वर के। तो देखते हैं हम। तो इसके लिए बेसिक नीड क्या हो गया। पहले हो गया आपके लिए SAP का GUI होना चाहिए। SAP का GUI होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप इस पे काम कर सकें। तो सॉफ्टवेयर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, हम नॉर्मली इस पे क्या करते हैं, सारे कुछ डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए हमको डेटा चाहिए, उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए। तो उसको बोलते हैं सर्वर। जो सर्वर में आपका डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस सर्वर। तो हमारा यहाँ पे कोई मतलब कोई प्रोडक्शन या फिर मतलब एक्चुअल सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक SAP ने बनाया हुआ है, एक डमी सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो डमी सिस्टम जो है तो वो डमी सिस्टम जो है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस सर्वर। तो ये प्रैक्टिस सर्वर जो रहता है, तो आपको दूसरे में क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस सर्वर। ये प्रैक्टिस सर्वर जो रहता है ये दो टाइप का रहता है। एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या रहता है। ऑफलाइन मतलब आप इसको बिना इंटरनेट के यूज पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार इसको अपने जो सिस्टम में लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप में हो, एक बार इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई इंटरनेट का इशू नहीं रहेगा। इंटरनेट से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी इसको जो है एक्सेस करके आप यहाँ से डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जो रहता है, ऑनलाइन के लिए काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन जो सर्वर है, प्रैक्टिस सर्वर है, वो आपको देते हैं। आपको ये आपको काम करने के लिए देते हैं उनके सर्वर पे। उसके लिए वो आपको कुछ फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि मंथली चार्ज वो होता है, शायद 2 महीने या 4 महीने के लिए उनका जो फिक्स रेट एक रहता है, पर मंथ के लिए 200 से लेके 500 तक का ये आपको पड़ जाएगा। वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, सर्वर कितना फंक्शनल है, कितना यूजफुल है, उसको लेके आपको 200 से लेके 500 तक का रेंज में मिल जाएगा। ऑफलाइन सर्वर आपके लिए वन टाइम इंस्टॉलेशन है। इसके लिए भी बहुत सारे
लोग जहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे वो फीस लेते हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्वर के लिए नॉर्मली पैसा देना पड़ेगा पर मंथ, आप जितना टाइम का यूज़ कर रहे हो। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा वाला जो है सर्वर आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे भी सॉफ्टवेयर सबके लिए कॉमन है, ये सर्वर प्रैक्टिस सर्वर जो है इस पे आप चूज कर सकते हैं। तो पहला जो है ऑफलाइन सर्वर, ऑफलाइन सर्वर में पहला जो अच्छा चीज़ है वो है आपको विदाउट इंटरनेट इसको यूज कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि इस पे ऑफलाइन है, मतलब यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो रहेगा, आपने जो भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। सिक्योर इन द सेंस, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, सपोज आपने जो एसएपी में प्रैक्टिस किया, जो भी आपने बनाया, सपोज आपने एक बिजनेस प्रोसेस कॉन्फ़िगर किया या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर किया, तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो डेटा है वो आपको अवेलेबल रहेगा। सिक्योर या फिर अवेलेबल लिख देते हैं। डेटा जो है हर टाइम में लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ये डेटा हमेशा रहेगा। और तीसरा जो इसका प्लस पॉइंट है, अगर आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपका लाइफ टाइम के लिए चाहिए, तो आप ऑफलाइन ले लेने से आपका ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। ये हो गया इसका पॉजिटिव साइड। इसका नेगेटिव साइड भी है। इसका नेगेटिव साइड ये है कि जो आपका एक सर्वर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, तो उसके लिए इसका जो मतलब जो इसका सर्वर होता है, सर्वर का साइज नॉर्मली 250 से 300 जीबी तक का जो स्टार्टिंग पीरियड में रहता है, उसके बाद आप जितना डेटा उसमें भरते जाएंगे वो सर्वर बड़ा होता जाएगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम 500 जीबी का स्टोरेज जो है वो चाहिए होगा। तो अगर आपके पास 500 जीबी का स्टोरेज है तो आपके लिए ऑफलाइन सर्वर बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। आप 6 महीना 1 साल जब तक चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में अगर आप रिवाइज करने के लिए भी चाहें तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन एक ही चीज़ है, इसका जो स्टोरेज है ये आपको एक स्टोरेज का प्रॉब्लम देगा। अगर आप स्टोरेज प्रॉब्लम के साथ ओके हैं, अगर आपका स्टोरेज का कोई इश्यू नहीं है, और लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ, इसको आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे जो है वो स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो फाइल एक्सेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये दो लिमिटेशन हो गया, और तीन ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। तो अगर आपको ऑफलाइन सर्वर चाहिए तो ऑफलाइन सर्वर आप ले सकते हैं। ऑफलाइन सर्वर काफ़ी लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑफलाइन सर्वर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आपको ऑफलाइन सर्वर के लिए बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा ऑफलाइन सर्वर के लिए, आपको ऑफलाइन सर्वर कहाँ पे मिलता है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो है वो है ऑनलाइन सर्वर। तो ये ऑनलाइन सर्वर के लिए काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये आपको ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑनलाइन सर्वर जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको चाहिए एक अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए। पहला चीज़। चलिए हम इसका पहले इसका देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके बाद जाके हम देख लेंगे इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इसके लिए स्पेस ज़रूरत नहीं है। स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 GB या 2 GB का डेटा आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको बस एसएपी का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो सर्वर वाले जो रहेंगे ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइडर्स होंगे वो आपको कॉन्फ़िगर करके देंगे आपका सिस्टम, आप वहाँ से चला सकते हो। तो यहाँ पे स्पेस का रिक्वायरमेंट जो है कम है। ये एक ही इसका पॉजिटिव पॉइंट है, बाकी सारे इसके नेगेटिव पॉइंट है।
तो दूसरा जो पॉइंट है सर्वर के हिसाब से, जैसे कि अगर अच्छा सर्वर हुआ, उसका बैंडविड्थ अच्छा है, उसका स्पीड अच्छा है, वहाँ पे कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो सर्वर का प्राइस है आपको प्राइस ज़्यादा में मिलेगा। प्राइस 500 पर मंथ के हिसाब से अराउंड ये रेट में आपको मिलेगा। अगर आपका जो सिस्टम है वो अगर काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वर काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो 200 से 300 पे मिल जाएगा। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक साथ एक सर्वर को अगर एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया प्राइस का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे सर्वर जो है इसका एक लिमिटेड स्पेस है। जो जो लोग भी आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो सर्वर का एक लिमिटेड स्पेस होगा, स्पेस का इशू रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर 200 जीबी का डेटा है, अगर उसको एक साथ 100 आदमी, अगर 100 लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, मंथली या 15 दिन में वो सर्वर को रीसेट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो डेटा बन रहा होगा, यहाँ पे जो डेटा बन रहा होगा वो डेटा को रीसेट करेंगे। तो हो सकता है कि आपने 15 दिन में जितना भी प्रैक्टिस किया, आधा प्रैक्टिस किया, आपने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने अपना एक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, 15 दिन के बाद आप देख रहे हो आपका जो डेटा है वो मिसिंग है, आपको मिल नहीं रहा है। तो फिर से आपको या तो क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। आप अपना कस्टमाइज सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये डेटा रीसेट का एक प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको महीने 2 महीने के लिए चाहिए तो ये आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई झंझट भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको जाने की ज़रूरत कब है, आप अगर रिवाइज कर रहे हैं, सपोज आप जॉब पे हैं और आप अपना सपोज एक रिवीजन के लिए आपको आईडेस क्लाइंट अपने कंपनी से नहीं मिला, तो आप यहाँ पे अपना क्लाइंट ले सकते हैं। क्लाइंट लेके यहाँ पे 500 का अगर जो नॉमिनल प्राइस है वो अच्छा वाला सर्वर लेके महीने 2 महीने यूज़ कीजिए। महीने में वो डेटा जो है वो रीसेट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो अगर आप नए पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, नए अगर आप एसएपी सीखने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से ऑफलाइन सर्वर में जाना सबसे सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बस स्टोरेज का ध्यान रखना है, और आपका जब पढ़ाई कर रहे हो तो 500 GB आप अभी तो जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज है वो बहुत ही बड़ा आ रहा है सभी के लिए, 1 TB तक का जो स्टोरेज है वो आ रहा है। तो 500 GB इज़ एनफ स्पेस, आप ज़रूर ही बना सकते हैं और इस पे ज़रूर ही इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली क्या होता है, एक एसएपी कोई भी एक मॉड्यूल सीखने के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 महीने के लिए टाइम लगता है। आप मान के चलिए कि आपको 6 महीने का टाइम पीरियड चाहिए, तो 6 महीने के लिए आपके डेटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपका डेटा जो है वो हर टाइम में अवेलेबल रहेगा। आप जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑफलाइन लेना मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको उनका जो कांटेक्ट है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन का हो गया। तो ऑफलाइन में भी दो टाइप का इंस्टॉलेशन होता है। ऑफलाइन में ऑफलाइन में दो तरह का इंस्टॉलेशन होता है। एक जो हमारा डायरेक्ट सिस्टम में इंस्टॉलेशन होता है, पहला वाला। यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर चलने के लिए हमारा जो ओएस होता है, हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ का एक सर्वर एडिशन आता है। पहले हमको विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके उसके अलावा हम जो है सर्वर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो वर्जन है वहाँ पे एक VMware करके आता है। VMware करके एक आता है। तो ये VMware पे आप अगर इंस्टॉलेशन करेंगे, ये एक बस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर में आपको SAP का जो सर्वर है, SAP का जो सर्वर है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है।
तो आपको अपना जो रेगुलर ओएस है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा सिस्टम काम में आएगा। बस आपको VMware पे इंस्टॉलेशन करना है। अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे विंडोज़ के जो नॉर्मल विंडोज़ हमारा होम एडिशन या बेसिक एडिशन या फिर रेगुलर एडिशन जो भी रहता है, उसको हमको हटा के हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज़ सर्वर 2003 से लेके 2008 या फिर उससे आगे वाला जो सर्वर का एडिशन है वो डालना पड़ेगा। और विंडोज सर्वर डालने का एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप विंडोज सर्वर डाल देते हैं तो उस पे काफ़ी सारे जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर, जैसे आप कोई गाना सुनना चाहते हो या फिर कोई मूवी देखना चाहते हो या फिर कुछ भी काम करना चाहते हो, अलग सा सॉफ्टवेयर जो हमारा नॉर्मल विंडोज़ पे रहता है वो यहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो चीज़ है वो है, आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरनेट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो सर्वर अपडेट होगा, वो काफ़ी सारा इशू होता है। तो यहाँ पे ऑफलाइन का अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो ऑफलाइन का अगर आप इंस्टॉलेशन ले रहे हो तो सबसे अच्छा है VMware पे इंस्टॉलेशन ले ले। VMware का एक सॉफ्टवेयर होता है, VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आपको ये SAP का सर्वर वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वहाँ से इंस्टॉल होने के बाद आपका नॉर्मल सिस्टम काम करेगा जैसे काम करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि VMware कैसा होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये है हमारा VMware का इंटरफेस जो है वो ऐसा होता है। हम जब इसका ओपन करेंगे, हम जब इसका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे एक हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सर्वर है, वो यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये देख रहे होंगे यहाँ पे सारा माई कंप्यूटर वगैरह, यहाँ पे सारा कुछ है। ये जो वर्जन है ये सर्वर एडिशन है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा आपको विंडोज सर्वर 2003 एंटरप्राइज एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका जो सर्वर है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ का जो सर्वर है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से हमारा SAP का जो है मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मतलब ये जो है ये आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और आप जो SAP है, SAP का लॉगऑन या तो आप यहाँ से भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्जन रहता है वो पुराना वाला वर्जन रहता है। तो इसके लिए आपका जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मेन विंडो से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा SAP का विंडो कैसा रहता है। नॉर्मली SAP आपको एक्सेस करने के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। ये हर जगह पे मतलब हर जगह पे यही चाहिए होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर आप प्रैक्टिस सर्वर में यूज़ कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सर्वर के लिए आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो दिया रहेगा। आपको जो इंस्टॉल करके देंगे या फिर जो आपको कॉन्फ़िगर करके देंगे वो यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे। आप सिर्फ वही यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना के रखा है। तो यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है जब हमारा SAP ओपन होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे ऊपर जो टैब है, काफ़ी सारे मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार में यहाँ से शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये टॉप सेक्शन में जहाँ पे हमारा माउस का पॉइंटर दिख रहा है वहाँ पे हमारा मेन्यू बार है। यहाँ पे मेन्यू बार से पहला जो कर्सर है, पहला जो टैब है वो है मेन्यू टैब। तो यहाँ से आपका SAP का मेन्यू, और ये क्रिएट रोल, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक रोल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट जो है वो एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है मेन्यू बार इसको बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मेन्यू आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो बार है इसको कमांड बार बोलते हैं। यहाँ पे
ये जो फील्ड है इसको कमांड फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांजैक्शन कोड, मतलब हम जो एसएपी में कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं उसके लिए हमको एक ट्रांजैक्शन चाहिए होता है। जैसे कि हम अगर कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन है ME21N। तो अगर हम ये कमांड फील्ड में ये ट्रांजैक्शन, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी कोड, तो अगर हम यहाँ पे टी कोड एंटर करके, हम टी कोड लिख के अगर हम एंटर कर दें, तो हमारा जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो ये ME21N जो है ये खुल गया है और यहाँ पे क्रिएट परचेज ऑर्डर के लिए आ रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ से ये कमांड फील्ड से कुछ भी आपका टी कोड डाल के आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको, आप पहली बार कर रहे हैं और आपको टी कोड जो है वो मालूम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसएपी का मेन्यू है, यहाँ पे मेन्यू बार के एसएपी मेन्यू से जाके आप यहाँ से नेविगेशन से जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप अपना काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज ये हमारा लॉजिस्टिक्स में मटेरियल मैनेजमेंट आता है, यहाँ से परचेजिंग आता है, यहाँ से परचेजिंग ऑर्डर, फिर हम यहाँ पे अगर क्रिएट करें तो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये ME21N ऐसे आ जाता है नेविगेशन से। तो अगर आपको टी कोड नहीं पता है तो आप नेविगेशन से कर सकते हैं, या अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस आ जाएगा, अगर आपको टी कोड सारे याद आ जाएंगे, याद रहेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ से टी कोड डाल के अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कमांड बार है, कमांड बार पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लॉपी का सिंबल दिख रहा होगा। यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अगर आपको सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये बैक का बटन है, ये फ्रॉम प्रीवियस विंडो का बटन है, या फिर अगर आपका एक सिंगल ही विंडो ओपन है तो यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉग ऑफ कर देगा, यानी कि आपको सिस्टम से बाहर कर देगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अगर आपको नहीं करना है तो आप, ये एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई देगा जब ये एक्टिव रहेगा, तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जो भी आपका पेज है वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों फाइंड का बटन है, फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, हमको इतना ज़रूरी नहीं है ये वाले। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो बटन है ये आपको एक नया सेशन, यानी कि नया एक विंडो खोल के देगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नया विंडो खोल के देगा। ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस विंडो था, ये हमारा एक नया विंडो ओपन हुआ है। और ये जो हेल्प का बटन है, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन में कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, सपोज हम ME21N में जाते हैं और यहाँ पे हमको मटेरियल फील्ड में अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे हेल्प बटन को अगर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या डालना है, मटेरियल नंबर डालना है, जो कि मटेरियल को डिफाइन करता है। तो वो सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा, F1 बटन से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे या तो इसको क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ फील्ड में जाके F1 आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली, ये SAP का GUI है, ऐसे यहाँ पे काम करता है। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने जाना कि SAP प्रैक्टिस सर्वर क्या होता है, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन सर्वर का भी एक्सेस ज़रूरी है और आपको पता नहीं है कहाँ से लेना है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वाला जो सर्वर है वो अच्छा रहता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको वो भी सजेस्ट कर दूंगा। तो तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। पढ़ते रहें और सीखते रहें।